हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे एनएफएल और आरसीएफएल जो इसका वैकेंसी आई थी। ठीक है, आरसीएफएल का भी आया है और एनएफएल का। तो सबसे पहले एनएफएल का आया था और आरसीएफएल का। देखिए, इसमें हम क्या क्या बात करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे कि पिछले पैटर्न के अनुसार कि तो एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। ठीक है, और फिर ये जो मैंने लिख दिया हूँ कि कौन कौन सब्जेक्ट है। ठीक है, कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, नेगेटिव मार्क रहेंगे कि नहीं, टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये सब सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस में अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं। प्लस में देखिए, एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आप टेलीग्राम टेलीग्राम पर एक चैनल बना हुआ है ओनली डिप्लोमा करके, ओनली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये चैनल यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो बहुत सारे हमारे जो पीडीएफ है, जैसे कोई चीज़ मैं बताया और पीडीएफ के फॉर्म में बनाया तो वो शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अभी पिछले बार जितने सारे पीडीएफ है उसको मैं शेयर तो कर चुका हूँ। तो मैं फिर भी अभी आयोसील का स्किल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो जो पीडीएफ के रूप में मैं बनाता हूँ उसको शेयर करता हूँ। ठीक है, और देखिए, क्योंकि अब आयोसील का स्किल टेस्ट होने वाला है तो प्लस उसमें करंट अफेयर से पूछते हैं का, तो मुझे जो जो लगता है ना वो मैं सजेस्ट करते रहूँगा कि इस टॉपिक पढ़ते रहिए, क्योंकि हर एक छोटा छोटा पॉइंट हम यूट्यूब पे जानकारी नहीं दे सकते। तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए और वहाँ जो करंट अफेयर्स रहता है वो भी मैं आज से शेयर करना शुरू करूँगा। ठीक है, बीच में रोक दिए थे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। ओके, और अभी दूसरे ब्रांच के मैं बात कर रहा हूँ कि स्किल टेस्ट के बारे में, जैसे मैकेनिकल का मैंने शेयर किया, इलेक्ट्रिकल और बीएससी कैंडिडेट के लिए भी आएंगे। ओके, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए। हाँ, एक बार मैं बोल रहा हूँ कि यार जो नए कैंडिडेट है, जैसे कि बाई चांस वो आईओसी के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, अभी पास आउट किए हैं, अप्रेंटिस के बारे में, तो वो लोग को मैं बोलता हूँ कि स्किल टेस्ट का वीडियो, इंटरव्यू का वीडियो देखा कीजिए। इससे क्या होता है ना कि जब आप किताब पढ़िएगा या कहीं चीज़ देखिएगा ना तो उसके प्रति आप कॉन्शियस हो जाइएगा, यार ये सभी पूछा जाता है तो हमें अच्छा से पढ़ना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पार्टिकुलरली मैं उन लोग को सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई मेरा भी नहीं हुआ तो मैं भी क्या करूँगा, ऐसा नहीं। इससे थोड़ा, जैसे कोई पूछा नहीं, यहाँ पूछा तो उससे थोड़ा माइंड जो है ना बहुत आराम से समझने की कोशिश करता है, कॉन्शियस होके। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, तो ये चैनल ज्वाइन कीजिए यहाँ पर ही। देखिए, हाँ इससे एक चैनल में ही प्लस में आपका जो एक वीडियो बनाया था अंडरस्टैंडिंग थ्रू फिगर, इंडस्ट्रियल फिगर में जो जिसे हम वाल्व देखे हैं तो वाल्व कैसा होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो वाल्व है उसका फोटो मैंने कलेक्शन किया था और उसके थ्रू मैंने वीडियो बनाया, तो वो आप देख सकते हो। ओके, तो रियली थोड़ा हेल्पफुल होगा। ओके, और अगर कोई सजेस्ट होगा तो वो बताइए। ओके, सो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनएफएल और आरसीएफएल ये दोनों बेसिकली एनएफएल का ही पार्ट है आरसीएफएल। ओके, आरसीएफएल का एक दो प्लांट है शायद, एक रामागुंडम तेलंगाना में जो नया बना है और एक बना है आपका, मतलब बना क्या बहुत दिन से है मुंबई में। ओके, तो आरसीएफएल का तो अभी कुछ लोगों को पहले ज्वाइनिंग हुआ है, लेकिन अभी नया आरसीएफएल रामागुंडम का है वैकेंसी। ओके, तो हम लोग उसमें दोनों का सिलेबस जो है ना दोनों का सेम पैटर्न रहता है, एकदम सेम पैटर्न रहता है। और जहाँ तक मैं बात करूँ आरसीएफएल का एग्ज़ाम की, तो मुझे याद है पिछली बार आरसीएफएल एग्ज़ाम जैसी मतलब फॉर्म भरने का डेट खत्म हुआ ना उसके जस्ट एक मंथ बाद एग्ज़ाम ले लिया था। ओके, और इसका रिजल्ट भी दो महीना के अंदर, 1.5 महीना के अंदर पब्लिश कर देते हैं। आरसीएफएल की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, एनएफएल का पिछली बार ऐसा हुआ था कि पिछली बार थोड़ा दिक्कत हो गया ड्यू टू पानीपत की वजह से, वहाँ थोड़ा बहुत कुछ हो गया था, मतलब इसकी वजह से मामला कोर्ट में चला गया था, रिजल्ट का मामला, इसके वजह से थोड़ा सा लेट हुआ था। ओके, तो आप चिंता ना कीजिए, हमेशा हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, वो बात की बात है, तो उस सब पे आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, वो बेस्ट है। ओके, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें क्या क्या पूछे, तो पहले मैथ पूछेगा, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंग्लिश और स्ट्रीम रिलेटेड सब्जेक्ट और करेंट अफेयर्स। देखिए, मैथ में क्या है, मैथ में आपका जो आप जो पढ़ते हैं ना आर एस अग्रवाल, जैसे कि मेन बुक जो अगर बात करें हम मैथ की अगर बात करते हैं, ठीक है, मैथ, तो वो आर एस अग्रवाल में है ना, आर एस अग्रवाल वो काफ़ी सुटेबल है। प्लस में अगर आप वो नहीं चाहते तो लूसेंट का जो जो एक ग्रुप डी लेवल का जो होता है ना यार, वो मैथ बना सकते हो, उससे उससे ज़्यादा। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, ट्रिकी कहने का मतलब
ठीक है, मैं अपना बात करूँगा। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि यार कि मेरा बिग पॉइंट क्या है कि जिससे भाई मुझे सिलेक्शन नहीं होता इसमें। ओके, तो मैं अपना बात करूँगा कि मेरा बिग पॉइंट क्या है, ठीक है। तो उसके तो मैथ की बात करो तो आप आगे सवाल या फिर लूसेंट का भी मैथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग वैसे जो आपको बेस्ट सब्जेक्ट लगता है ना, मतलब बेस्ट बुक रीजनिंग के लिए वो भी बना सकते हैं। जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो ये आपका लूसेंट काफ़ी है यार, लूसेंट हर जगह सूटेबल है, ठीक है। लूसेंट का आपका आता है जनरल नॉलेज, वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर जनरल साइंस, जीएस की बात करो तो मतलब दोनों के लिए लूसेंट जो है ना, जीके जीएस दोनों के लिए सूटेबल है, इतना काफ़ी है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। हाँ, करेंट अफेयर्स तो मैं बात किया हूँ, देखिए करेंट अफेयर्स जैसे कि मैं एक क्वेश्चन मुझे याद है करेंट अफेयर्स में क्या पूछा था, शायद 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है, RCFL का। ओके, या शायद NFL का। ओके, ध्यान नहीं है, दोनों का RC पास हुआ था। ओके, तो हुआ ये था कि उसमें एक क्वेश्चन बहुत जल्दी, मतलब तेलंगाना में नई नई सरकार बनी थी गवर्नमेंट। ओके, तो वहाँ पर ही एक नया ऑफिशियली डॉक्यूमेंट जारी किया था कि उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाया जाएगा। जैसे इंडिया में है ना, हर एक स्टेट का अपना अपना सेकंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज होता है, उसी तरह से तेलंगाना का सेकंड लैंग्वेज बनाया गया था उर्दू को। तो वहाँ पर रिसेंट घटना घटा था। ओके, तो आपको वो सब चीज़ ऑब्जर्व करना है। जैसे RCFL रामागुंडम का है, तो तेलंगाना में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म वो जो हुए हैं वो चीज़ ध्यान रखिए। नेशनल लेवल पे क्या क्या हुए हैं वो चीज़ ध्यान रखिए। ऐसे मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम पे मुझे जो लगता है। ओके, और काफ़ी मैंने 2-3 पार्ट करेंट अफेयर्स के बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है तो वो सूटेबल है। ओके, तो जनरल साइंस, जीके और जनरल नॉलेज लूसेंट पढ़िए। मैथ रीजनिंग आपको जो बेस्ट सब्जेक्ट लगता है, बेस्ट बुक लगता है, RSA के बारे या फिर लूसेंट का, कोई पढ़िए अच्छे से। देखिए वहाँ पर ही बनाना होता है। ओके, इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश इंग्लिश भी जो है ना, जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश जो है ना, मैं लूसेंट का ही पढ़ता हूँ। ओके, लूसेंट का ही इंग्लिश का बुक आता है, वो उतना काफ़ी है। अगर आप जानते हैं, अगर नॉर्मल इंग्लिश अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से पूछते हैं, जैसे आर्टिकल से पूछ लिया, प्रोनाउंसिएशन, इसको क्या बोलते हैं, फिर थोड़ा एडवर्ब, एडजेक्टिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लाइक फिर हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, वही पूछते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ओके, और थोड़ा बहुत वॉइस वॉइस इस तरह के कोई नहीं देते, ठीक है, कि वॉइस नरेशन इस टाइप का कुछ नहीं मिलता, ठीक है। जो ग्रामर रिलेटेड जो टर्म है वही पूछा जाता है वहाँ पर। ओके, इंग्लिश में। और है करेंट अफेयर तो बता ही रहा है। स्ट्रीम रिलेटेड क्या है, देखिए बहुत ही ये मतलब RCFL और NFL जो है ना, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही दुर्भाग्य बात है यार। स्ट्रीम रिलेटेड फॉर्म तो भरते हैं, डिप्लोमा भी वाला भरते हैं, डिप्लोमा केमिकल वाले भरते हैं, और BSc वाला भरते हैं। BSc में कौन तीनों भरते हैं, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, ये तीनों भरते हैं। लेकिन डिप्लोमा वाला के साथ बहुत दुर्भाग्य होती है कि ये जो डिप्लोमा जो केमिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, ठीक है, वो नहीं पूछते हैं लोग ये बहुत दुर्भाग्य की बात है यार। तो वो लोग पूछते क्या फिर स्ट्रीम रिलेटेड सब्जेक्ट में, स्ट्रीम रिलेटेड सब्जेक्ट में आप सिंपली केमिस्ट्री पूछते हैं। ठीक, केमिस्ट्री तो आपका लूसेंट में भी है, लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं रहेगा यार। केमिस्ट्री आपका रहेगा किस में, इसमें फिजिकल से रहेगा, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिर इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे बताता हूँ कि कैसा किस टाइप का क्वेश्चन रहते हैं। जैसे मतलब पूछ दिया CH3, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH3, इसका CH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो कुछ ऐसा रहता है, जैसे ये C है, इधर 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 है, तो ऐसा तो बनेगा नहीं CH3, मान लेते CH4 रहेगा, ठीक है। तो एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या होगा, sp3 हो जाएगा, 1 2 3 4 और एक ये होगा। तो इस तरह से मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं फिजिक्स, मतलब कभी कभी नोमेनक्लेचर भी पूछ देते हैं कि इसका नाम लिखिए। कभी कभी जो एन फैक्टर होते हैं, फिर ऑर्गेनिक में बहुत से जो जो क्या बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन होता है, मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर ही, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो 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 मतलब जो रूल हाईलाइटेड है, जैसे कि मान लेते हैं कि
हमें बनाना, जैसे गिगनार्ड रिएजेंट बहुत ही हॉट टॉपिक है जिसको पूछना, क्योंकि गिगनार्ड रिएजेंट क्यों हॉट टॉपिक है, क्योंकि ये है ना ऐसा है कि इससे लगभग ऑर्गेनिक का बहुत मैक्सिमम जो कंपाउंड है ना उससे बनाया जाता है। दैट्स वाई गिगनार्ड रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके लिए इनको मतलब प्राइज भी मिला था। ओके, तो इसी तरह से केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछते हैं और बाकी हमको धीरे धीरे याद आएगा, ठीक है, तो मैं शेयर करते जाऊँगा टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो इसी तरह से पूछा जाता है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का पार्ट रहेगा, इनऑर्गेनिक का पार्ट रहेगा। जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर रूल बेसिस रहता है ना उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए कि मैकेनिज्म में कौन कौन सा रूल बनते हैं, कोई कंपाउंड बनने के लिए क्या क्या रूल होते हैं, मतलब बॉन्ड है। अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर बनता है, ठीक है, तो ये जैसे 4 को कंपाउंड दे दिए कि 4 कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किस में है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस में है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का थोड़ा सा काफ़ी रोल रहता है, इनऑर्गेनिक भी। जैसे इनऑर्गेनिक में क्या पूछा था वहाँ पे, जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, जो मतलब आयनन व्यूह जिसको बोलते हैं, फिर विद्युत ऐसे करके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या, उससे रिलेटेड टर्म्स है, उससे सारे चीज़ पूछते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि जिनका जैसे बीएससी वाले हैं उनका मैथ केमिस्ट्री अच्छा है तो वो लोग आसान होता है कि वो लोग बना सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहते हैं या एज पर, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता। टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट रहता है, 2 घंटे का होगा, 120 मिनट 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी लिमिटेड रहता है। और प्रिपरेशन देखिए अटेम्प्ट करने का वही तरीका है जो मैं बताऊँ, जो सबसे पहले आपको अच्छा लगता है। आप मैथ में कितना ही माहिर है लेकिन उसमें टाइम लगता है तो आप वैसा मत बनाइए, आपको जो आसानी से बन जाता है उसको बनाइए एक दफ़ा, बनाते चले जाइए, इस तरह से मेन है। तो इंग्लिश शायद ऐसे कुछ टर्म रहता है यार कि मतलब 25 मान लेते हैं, 25 या 30 रहते हैं, ठीक है, 25 या 30 इंग्लिश रहेंगे, इंग्लिश रहेगा, फिर मैथ रहेगा, मैथ 25-30, मैथ मतलब 20-25 का रेंज में मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीएस रहेगा, स्ट्रीम रहेगा। स्ट्रीम में करीब 50 को रहता है यार, स्ट्रीम मतलब केमिस्ट्री वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा रहता है उसमें, ठीक है। तो इस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब बुक के बारे में बता चुका हूँ, स्ट्रीम के बारे में बता, करेंट अफेयर इंग्लिश। देखिए अब मेरा क्या हुआ था, देखिए मुझे मुझे जो है ना ये और ये मुझे ये मतलब जनरल साइंस और जनरल नॉलेज मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है, मुझे उससे बन जाता है। देखो उतना अच्छा नहीं मैं एग्जाम में बनाता हूँ तो बन जाता है। फिर क्या है, करेंट अफेयर वही बन जाता है मुझसे। अब क्यों बन जाता है आई रियली डोंट नो, बस बन जाता है। इंग्लिश भी थोड़ा सा अच्छा है, एग्जाम पूछते हैं वो बन जाता है, ठीक है। इंग्लिश मतलब काफ़ी हेल्पफुल हुआ है, इंग्लिश की वजह से HPC में रिजल्ट हुआ था, मतलब इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है। लेकिन मेरा मेरा वीक पोर्सन है मैथ रीजनिंग। जब मैथ रीजनिंग आता है ना तो मुझसे यही नहीं बनता है। नहीं बनने का रीजन ये है ना कि मैं पढ़ता हूँ नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं उसको, ठीक है। जैसे मेरा दिमाग है भाई, हम मानते हैं मैथ और रीजनिंग दोनों पूछे, आईओसी में क्या है कि सब्जेक्ट पूछेंगे, ये सब पूछेंगे, सारा पूछते हैं, तो मेरा वो सब स्ट्रीम अच्छा है। मैथ रीजनिंग जब जैसे हल्दिया में बात करें तो हल्दिया में क्या हुआ, मैथ रीजनिंग पूछा ही नहीं, बाकी सब तो मेरा ही है, तो आराम से बन जाता था। तो ये सब चीज़ें होता है। और फिर बात में और सब में वहाँ मैथ रीजनिंग कोई चर्चा ही नहीं है, तो मुझे पता है ना, तो मैंने क्या किया कि मैं अपना एरिया को जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया हूँ, ठीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा नेगेटिव है, मतलब वीक पॉइंट है। तो मेरा मैथ रीजनिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है उतना अच्छा नहीं है, तो मुझसे नहीं बनते, ठीक है। अगर बना भी लिए और सही भी लगता है कि सही आंसर आया, फिर भी गलत हो जाता है, ठीक है। और मैं पढ़ता भी नहीं उसकी वजह से, छोड़ो मत, नहीं पढ़ा, जब देखना होगा तो देखा जाए, तो ठीक है। तो ये सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सब मैं पढ़ लेता हूँ, ये समझ में आता है, ये सब पूछते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर इसका मैथ रीजनिंग जो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस ये लगभग हर लोग बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत बन जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर होती है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश। अगर किसी का क्या होता है मैथ रीजनिंग अच्छा है तो इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो इंग्लिश का अमाउंट ज़्यादा रहता है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि कम है, वहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर इस चीज़ पे अगर पकड़ आ गया, जिसका सारे पे पकड़ आ गया वो आराम से हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब होने की वजह से थोड़ा डिप्लोमा वाले को, अब जो मैं 3 से 4 साल से केमिकल इंजीनियर पढ़ा और वो केमिकल इंजीनियर नहीं पूछ रहा है तो दिक्कत है भाई थोड़ा सा डिप्लोमा वाले के लिए। अब वो लोग उससे पढ़ेंगे,
तो ये एक रीज़न हो जाता है। ओके, सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।